नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका वेदांगों की संख्या है। आपके पास ऑप्शन है 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं या 9 हैं। तो आपको बताना है वेदांगों की संख्या कितनी है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है तो देखेंगे वह 6 वेदांग कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है आपका व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और आपका अंतिम और छठा है आपका ज्योतिष। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेदांगों की संख्या 6 होगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वेदांग कौन कौन से होंगे तो आपको याद रखना है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्या दर्शन का प्रतिपादन किसने किया। आपके ऑप्शन है पतंजलि ने किया, कपिल मुनि ने किया, जैमिनी ने किया या इनमें से कोई नहीं। यदि जैमिनी को देखा जाए तो इन्होंने पूर्व मीमांसा की स्थापना की। ठीक है, पूर्व मीमांसा की स्थापना जैमिनी ने की और संख्या दर्शन का जो प्रतिपादन किया वो आपके कपिल मुनि ने किया। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि संख्या दर्शन का जो प्रतिपादन किया वो कपिल मुनि ने किया। यदि यहाँ पे बात की जाए पतंजलि की तो इन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया और संख्या दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका तृतीय संगीति किसके शासन काल में हुई थी। आपके ऑप्शन है कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या अशोक। यदि देखा जाए प्रथम संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और यह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और प्रथम संगीति का जो आयोजन हुआ था वह राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप था। ठीक है, तो प्रथम संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। यदि देखा जाए द्वितीय संगीति को तो द्वितीय संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली नामक स्थान पर हुआ था जिसके अध्यक्ष सब्रकाम्य थे। ठीक है, तो द्वितीय संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और स्थल जो था वह था आपका वैशाली में हुई थी और जो अध्यक्ष थे वो आपके थे सब्रकाम्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है द्वितीय संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली नामक स्थान पे हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो सब्रकाम्य थे। संगीति तो तृतीय संगीति का जो आयोजन हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य थे। था। ठीक है, तो तृतीय संगीति का जो आयोजन हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था जिसका उपाध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य था और यह पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है
तृतीय संगीति जो हुई थी वह अशोक के समय में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य था और यह पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी। यदि हम देखें चौथी संगीति का आयोजन जो हुआ था वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष था वह वासुमित्र था। वासुमित्र, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यदि प्रथम संगीति की बात की जाए तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष का जो नाम था महाकश्यप था। यदि देखा जाए द्वितीय संगीति को, तो द्वितीय संगीति का आयोजन जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और यह वैशाली नामक स्थान पर हुआ था, जिसका अध्यक्ष सबकामिर था। यदि हम तृतीय संगीति की बात करें तो यह अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे। आज जितनी भी संगीतियां हम लोगों ने पढ़ी हैं यह सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इन सभी संगीतियों को तैयार करें, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई संगीति आपको पेपर में अवश्य मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आज का। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। तृतीय संगीति जो हुई थी अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है आज का, कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है लावड़ी, भांगड़ा, कजरी या गरबा। गरबा आपका है गुजरात का, भांगड़ा है पंजाब का, लावड़ी जो है आपका महाराष्ट्र का है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी जो है यूपी का है, गरबा आपका गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है और लावणी जो है आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है नौचंदी का मेला मेरठ, कालिंजर मेला बांदा, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ या देवी पाटन मेला बलरामपुर। तो आपको दिए गए हैं मेला और उनके आयोजन स्थान, तो आपको बताना है जो मेला दिए गए हैं वह अपने आयोजन स्थान से सुमेलित हैं या नहीं। यदि बात की जाए नौचंदी मेला की तो ये मेरठ में लगता है, कालिंजर मेला बांदा में लगता है, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है और देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। तो ये सारे के सारे सुमेलित हैं। नौचंदी का मेला मेरठ में ही लगता है, कालिंजर का मेला बांदा में ही लगता है और गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है और देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। तो इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है और चारों के चारों आपके कैसे हैं, सुमेलित हैं। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आज का प्रश्न है, राज्य सूची का विषय नहीं है। यहाँ पे जा आधा है या के साथ। तो राज्य सूची का विषय नहीं है, आपको चार ऑप्शनों में चुनना है सही जवाब। ऑप्शन है आपके पुलिस, आपराधिक कानून, जेल या पंचायती राज व्यवस्था। यदि पंचायती राज व्यवस्था को देखा जाए तो आर्टिकल 40 में यह आता है और आपका राज्य सूची का विषय होता है। जेल को देखा जाए तो ये भी आपका राज्य सूची का विषय होता है। पुलिस को देखा जाए तो ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। आपराधिक कानून या अपराधियों के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं वह केंद्र सरकार यानी संघ सूची का विषय होता है। तो आपको याद रखना है आपराधिक कानून जो आएंगे संघ सूची में आएंगे। ठीक है, बाकी आपका पुलिस, जेल, पंचायती राज आपका आएगा राज्य सूची में। आपसे पूछा गया था राज्य सूची का विषय नहीं है, तो आपका आपराधिक कानून जो है संघ सूची का विषय है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है साइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पेडोलॉजी या हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी खून के अध्ययन को बोला जाता है, पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है, एंटेमोलॉजी कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को बोला जाता है, कीड़े मकोड़े के अध्ययन को बोला जाता है एंटेमोलॉजी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अमीर खुसरो का गुरु था। आपके ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, मोहम्मद गौस, अहमद फारूक सरहिंद या शेख मासूम। शेख मासूम जो था यह औरंगजेब का गुरु था। अहमद फारूकी जो था जहांगीर का गुरु था, जहांगीर। और राइट ऑप्शन होगा अमीर खुसरो का गुरु जो था शेख निजामुद्दीन औलिया था। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूध गर्मियों में तेजी से दही में परिवर्तित हो जाता है। आपके ऑप्शन है तापमान बढ़ने पर जीवाणु की संख्या में कमी आती है, तापमान बढ़ने पर जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, तापमान सामान्य रहने पर जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यदि देखा जाए जितने भी फूड होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम ठंडक में क्यों रखते हैं, क्योंकि जीवाणुओं की संख्या को नियंत्रित किया जाए या जीवाणुओं की संख्या को बढ़ने से रोका जाए। जितना तापमान आप लोग कम रखेंगे जीवाणुओं की संख्या उतनी स्लो ग्रो करेगी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ने पर जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसीलिए हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ठंडक में रखते हैं जिससे वो खराब ना हो। जीवाणु की संख्या तापमान के साथ बढ़ती है और जितना तापमान कम होगा तो जीवाणु की संख्या क्या होगी, उतने धीरे या स्लो रेट से बढ़ेगी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तापमान बढ़ने पर जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नेत्रानी द्वीप स्थित है। आपके ऑप्शन है अंडमान में है, कर्नाटक में है, केरल में है या झारखंड में है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेत्रानी जो द्वीप है वह आपका स्थित है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, टैक्स को काटने के बाद किसी व्यक्ति के पास मौजूद यहाँ पे आय होगा। तो मौजूद आय को क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन है प्रायोज्य आय, नगद आय, वेतन या सामान्य आय। तो यदि टैक्स को हटाने के बाद जो भी आय बचती है वो आपकी प्रायोज्य आय होती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार के द्वारा रुपए का चिन्ह जो ये चिन्ह था आप इसको देखिए किस वर्ष में अपनाया गया था। इस चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है 2010, 2009, 2011 या 2012। इस चिन्ह की रचना देवनागरी भाषा और रोमन भाषा से मिलकर हुई है और इसकी रचना करने वाले व्यक्ति उदय कुमार जी थे, उदय कुमार। और यह आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट छात्र थे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने इस चिन्ह को क्या कर लिया था, अपना लिया था। अगला प्रश्न है आपका, मनु स्मृति में विवाह के 8 रूपों का वर्णन किया गया।
निम्न में से किस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुरुष द्वारा दहेज लेकर लड़की से शादी करना। अगला ऑप्शन है आपका बिना दहेज लिए पुरुष किसी लड़की से शादी करे। अगला ऑप्शन है प्रेम विवाह, या इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म विवाह की बात की जाए तो भारत में जितने भी विवाह होते हैं मोस्टली, सभी को तो नहीं बोला जाएगा, कुछ एक आध % ना हो, बाकी के सारे ब्रह्म विवाह ही होते हैं। क्योंकि ब्रह्म विवाह उन विवाहों को कहा जाता है जिनमें दहेज लेकर शादी की जाती है। तो जो पुरुष दहेज लेकर शादी करते हैं उन्हें ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? आपके ऑप्शन है एटना, विसुवियस, ओजस डेल सलाडो या बैरन। एटना और विसुवियस को देखा जाए तो यह इटली की ज्वालामुखी है। वेरन जो है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी है यह अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर स्थित है और यह सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है 8 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों को मिलाकर 5 सदस्यीय टीम होती है आपकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, और इनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, किसी भी देश के कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। तो आपने जब भी सुना होगा कानून जब बनता है तो अध्यादेश संसद से होकर पास होता है। जब संसद से अध्यादेश पास होगा उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तब जाके कोई भी कानून बनता है। ठीक है, तो मेन भूमिका होती है आपकी संसद की। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला कथन है आपका, हमारे संविधान में सर्वाधिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा का होता है। यदि देखा जाए राज्यसभा और लोकसभा को कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च अधिकारों की बात यदि की जाए तो वो आपकी लोकसभा को दिए गए हैं। तो आपका बी ऑप्शन भी सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा में बहुमत पाने वाला ही प्रधानमंत्री बनता है। तो वो तो आपको पता है कि लोकसभा में जिनका बहुमत होगा, जो ज़्यादा सीटें जीत के आएगा, वह अपने प्रतिनिधि को क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो ये ऑप्शन सी भी आपका सही होगा। तो आपके ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों से संबंधित यहाँ पे कौन होगा? कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि मौलिक संबंधों से कौन से कथन जुड़े हुए हैं। मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपके मौलिक अधिकार जो थे वो ऑलरेडी संविधान में थे, तो इनको जोड़ा नहीं गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार देशवासियों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होते हैं। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। मौलिक अधिकार सबके लिए दिए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएंगे आपके ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह मौलिक अधिकार जो हैं सबको दिए जाते हैं, मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 11 जुलाई को, 16 सितंबर को, 1 मई को या 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को। 1 मई को देखें तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुकरिया गाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आपके ऑप्शन है कालिदास थे, तुलसीदास थे, रैदास थे या अमीर खुसरो थे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मुकरिया गाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत में वाद्य यंत्र का जो जनक कहा जाता है वो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, हेपेरिन कहाँ उत्पादित होता है। आपके ऑप्शन है यकृत में, फेफड़ों में, आंत में या पेट में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दोनों भी हो गए, यहाँ पे ए कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में हेपेरिन का उत्पादन होता है और यकृत को ही हम मानव शरीर का प्रयोगशाला कहते हैं। यदि देखा जाए फेफड़ों की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है ये नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।